आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अगर आप शादी करने जा रहे हैं या आपके परिवार में शादी है और आप सोच रहे हैं कि अभी सोने की कीमत कम है, जरा गिर गया है पहले से, ऐसे में सोना खरीद लिया जाए और कम से कम तोहफे देने के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अब आप चेत जाइए। करेंसी नोट पर यानी कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट पर सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, अब उसके बाद सरकार ने सोने पर भी वैसे ही चोट पहुंचाई है। अब सरकार ने एक बार फिर से पुराने नियम को झाड़ पोंछ कर आपके सामने रख दिया है। एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है, और अगर शादी नहीं हुई है तो वो लड़की अपने पास 250 ग्राम सोना रख सकती है। इससे ज्यादा का सोना अगर आपके पास है और आपके घर में अगर छापा पड़ा तो यकीन मानिए जेल के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आपके पास पुश्तैनी सोना है और अगर आपने उसको पहले से जाहिर कर रखा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अब शादी के सीजन में अगर आप सोने की खरीदारी करने के लिए अपने ज्वेलर के पास पहुंच रहे हैं तो जनाब पैन कार्ड और व्हाइट मनी लेकर जाइएगा, वरना आपका वही होगा जो आप कभी सपने में न सोचना चाहेंगे। पहले ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक, अब सोने पर मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। सोने के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने वालों पर सरकार की पैनी नजर है। इसीलिए सरकार ने पुराने नियम को दोबारा याद दिलाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इसे लोगों को शादी के सीजन में राहत देने के लिए ही जारी किया है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आयकर विभाग के छापे के दौरान शादीशुदा महिला को 500 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है। विवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं, जबकि पुरुष 100 ग्राम। पुश्तैनी सोने पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अपनी घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर अघोषित आय से खरीदा गया सोना जब्त होता है तो उस पर सरकार नए कानून के तहत टैक्स लगाएगी, जिसमें 60% टैक्स और 25% सरचार्ज के साथ सेस चुकाना होगा। जो नया कानून कल लोकसभा ने पारित किया परसों और राज्यसभा में है, उसमें सोना के संदर्भ में कोई नया प्रोविजन हमने डाला नहीं। आप जाके कोई खरीद करे 1 किलो 2 किलो ऐसा करके हम डिक्लेयर करेंगे, ये कहेंगे हमारा पुराना है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कहाँ से आया। अदरवाइज फैमिली स्त्री धन जिसको कहते हैं हम लोग, और एंसेस्ट्रल वाला जो है महिलाओं के पास, उसके बारे में कोई सवाल पूछने वाले नहीं है। नोटबंदी के बाद से ही लगातार खबरें आ रही थी कि काले धन के कुबेर सोने के जरिए अपने पैसों को सफेद कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोट बंद होने के ऐलान के बाद ही मुंबई में 2.5 क्विंटल सोना कुछ ही घंटों में बिक गया था, जिसकी कीमत करीब 75 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देश के 25 शहरों में नोट के बदले 250 किलो सोना बेच देने वाले 600 ज्वेलर्स से भी जवाब मांगा गया था। एक रिपोर्ट की माने तो 8 नवंबर की रात से 12 नवंबर के बीच 4 दिन में 2500 किलो सोना देश भर में खरीदा गया। नोटबंदी के बाद अगले 2 दिनों में सोने की कीमतों में इजाफा भी हुआ था। जानकार भी इस कदम को ब्लैक मनी वालों के खिलाफ चेतावनी ही मान रहे हैं। लोग सोने की तरफ भाग रहे थे तो उनका रास्ता ब्लॉक करना बहुत जरूरी था, इसलिए बहुत अच्छा स्टेप है। जो लोग शादी के सीजन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने भी सरकार के इस कदम पर सहमति जताई है। महिलाओं के लिए 500 ग्राम हमको लगता है बहुत महिलाओं के लिए मोर देन इनफ। जो दिया गया है लिमिट, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, काफी है। पहले का गहना होगा तो वो तो उस गहने को फेंक नहीं सकता है या किसी को दे भी नहीं सकता है, तो उसके लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना। जाहिर है नोटबंदी को सरकार काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई का नाम दे रही है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इसीलिए सरकार ने सोने पर पुराने नियमों को दोबारा याद दिलाया है, क्योंकि अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो फिर लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके सोने की चमक काली कमाई से है तो आपका पीला सोना काला पड़ सकता है। नोटबंदी के बाद सरकार के निशाने पर अब अवैध सोना है, लेकिन आपने अगर अपना सोना अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदा है तो फिर आप चैन से सो सकते हैं। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। आज के पूरे दिन भर एक कहावत बड़ी जबरदस्त तरीके से हर जगह घूमती रही सोशल नेटवर्किंग साइट पर, सैलरी मिलेगी फुल लेकिन कैश हो गया गुल। यही स्थिति है आज तमाम नौकरी पेशा लोगों की।
और वो इसलिए क्योंकि जो तमाम प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें पैसे बहुत कम पहुंचे। जो सरकारी बैंक है, जहां पर सरकार के तमाम लोग काम करते हैं और उनका अकाउंट है, खाता है, वहां पर सरकार ने बड़े पैमाने पर नोट का प्रतिबंध किया था। लेकिन इस तमाम इंतजाम के बाद भी लोगों के हाथ खाली ज्यादा दिखाई दिए। लंबी कतारें, एटीएम पर कैश नहीं, बैंक के भीतर कैश नहीं, ये स्थिति बनी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि सरकार युद्ध स्तर पर काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तो कैश गुल है साहब। पहली तारीख आने से पहले ही इस बात का अंदेशा लोगों को हो चुका था कि इस बार की पहली तारीख मुश्किलों से भरी होने वाली है, क्योंकि सैलरी तो आएगी, लेकिन सवाल ये था कि अपने ही पैसों को निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। जिस बात का अंदाजा था वही हुआ। पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों का हुजूम नजर आया। ये कतार इसलिए छोटी नहीं हो रही है क्योंकि आसपास के इलाकों में शायद कैश पहुंचा ही नहीं है या बैंकों में कैश नहीं है। आप चेक से भी कैश नहीं निकाल सकते हो क्योंकि उन्होंने अपनी एक लिमिट बना दी है। 2 ऐसे बैंक से घूम के आया हूँ, कड़े मेरे पास कैश ही नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा के बैंकों का हाल भी जुदा नहीं था। नए महीने की शुरुआती खर्चों के लिए लोगों की भीड़ यहां भी नजर आई। सरकार कह रही है पर्याप्त इंतजामात किए गए हैं। आरबीआई हर जगह पे कैश पहुंचा रहा है, जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर ज्यादा कैश पहुंचाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है सर कि मुश्किल कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रही है। लगभग तीन 4 घंटे लाइन लगने के बाद जब बैंक में पहुंचते हैं तो बैंक में कैश ही नहीं है। आइडिया इज ऑल राइट बट इम्प्लीमेंटेशन इज डिजास्टर। चंडीगढ़ में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। एटीएम और बैंकों के बाहर सुबह से ही भीड़ नजर आई। लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन लोग सरकार के साथ नजर आए। लेडीज के लिए आने की लाइंस कम होती है, लेकिन जेंट्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है। सैलरी निकलवाने आए हैं, लेकिन यहाँ पे रश इतना है, लगता नहीं है कि एटीएम में पैसे बचेंगे भी, क्योंकि जब तक हमारी टर्न आती है इतने तक एटीएम में पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड करेंसी वो डालते हैं। जो हमारी डेली नीड्स, रूटीन की जो नीड्स है वो नहीं पूरी हो पा रही। फैसला तो ठीक है मोदी साहब का जो इन्होंने लिया है, बट जो ये परेशानी हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए हमें हर एटीएम में कैश डालना चाहिए। कुछ जगह बैंकों में कैश की कमी की शिकायत आई, लेकिन कई जगह बैंक अपने ग्राहकों को पूरे 24,000 की रकम मुहैया करा रहे थे। आप लोग पैसे कैसे निकाल रहे हैं? हाँ सर, चेक से निकलते। सर कैसे पे कर रहे हैं घर में आप लोग अपने? बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर, धीरे धीरे। हाँ नॉर्मल पैसे निकालने में तो कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। इंतजार में थे कि 1 तारीख कब आवेगा और पैसा निकाल के। अब तो सर अच्छा हो गया कि एक बार ही 24,000 रुपया ले रहा है आदमी। सब आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और सभी आदमी मिल जा रहा है। 100 एकदम आसानी से मिल रहा है सर। जम्मू में भी लोग सैलरी डे के दिन बैंकों के चक्कर लगाते हुए नजर आए। लोगों के पैसे तो निकले, लेकिन चेहरे पर परेशानियां भी नजर आई। सर आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आप सैलरी का दिन था आज, तो कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? सर आज एटीएम से सिर्फ 2500 ही निकल रहा है, वो भी निकला 2000 का नोट और 500 का निकल रहा है। और छोटी रेडी पे जाते हैं कुछ लेने के लिए सब्जी, वहाँ पे 2000 से चेंज ही नहीं उनके पास। जाहिर है नोटबंदी के बाद दिसंबर की पहली तारीख सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन सरकार ने भी संकट से निपटने के पूरे इंतजाम किए हुए थे। लेकिन सरकार भी जानती है कि पूरे हफ्ते लोगों को इसी तरह की परेशानियों से जूझना पड़ेगा। लिहाजा एटीएम और बैंकों में कैश का फ्लो लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी, इन तमाम बड़े शहरों का हाल तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता तो छोटे शहरों में रहती है साहब। आइए आपको लेकर चलते हैं छोटे शहरों में। वहां पर क्या स्थिति है? क्या वाकई में लोगों को पैसे मिल पा रहे हैं? सरकारी नौकर क्या वाकई में पैसे निकाल पा रहे हैं? और नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? ये यक्ष प्रश्न है। आइए आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर अब आगरा शहर की देख लीजिए, जहां अपनी सैलरी पाने के लिए बैंकों के अंदर तो कतार थी ही, उतनी ही बड़ी कतार एटीएम के बाहर भी थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सुबह से लाइन में लगे हुए, अभी तक अंदर जाने का नाम ही नहीं आ रहा है। हमेशा ही निकालते हैं, पहले तो मिल जाता था, अब देखो मालूम पड़ेगा मिला नहीं मिला।
लाइन में तो रोज ही लगे हुए हैं, लेकिन नंबर ही नहीं आ पाता है, कैश खत्म हो जाता है। आगरा में कतार में लगे लोगों की भी शिकायत थी कि उनकी बारी आने तक कहीं बैंक में फिर कैश खत्म न हो जाए। बैंक के मैनेजर ने बताया कि उनके पास जितनी नकदी मौजूद है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो भी पेमेंट लेने के लिए आएंगे, जब तक बैंक में पैसा है तब सबको उतनी हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अभी तक तो किसी को मना किया नहीं गया है, तो जितना पैसा बैंक में अवेलेबल है उसके हिसाब से, लिमिट के हिसाब से जो भी आएंगे उनको मिलेगा। यूपी के मेरठ शहर में एक निजी बैंक में वैसे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी जिन्हें या तो चेक से तनख्वाह मिली थी या जो अपनी सैलरी के पैसे चेक से निकालना चाह रहे थे। कितनी देर से चेक लगाना चाह रहे हैं आप? 3 घंटे से। घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए जी सर। कितने बजे आ गए थे? 8 बजे आ गए थे सर। 8 बजे से नंबर यहीं तक पहुंचा है? वहाँ रोड पे से यहाँ तक नंबर आया अब तक। तो सैलरी आप लोगों की इसमें आती है? जी। तो चेक लगा रहे हैं, चेक के थ्रू सैलरी मिलती है? जी, चेक के थ्रू। 2-3 दिन में क्लियर होगा? जी। इस बार बजट गड़बड़ा जाएगा क्या? वो तो गड़बड़ा पड़ा है, लाइन में लग रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लाइन में लग रहे हैं आप भी? चेक लगाने के लिए अंदर रिक्वेस्ट लगाने आया था, कुछ भी नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किलों में धक्के खा रहे हैं। लग गया चेक? लग दिया है। पहली तारीख को परेशानी उन लोगों को भी है जिन्हें अपने घर काम करने वाले मजदूरों को भुगतान करना है। ऐसे लोग बैंक में इसी उम्मीद में पहुंचे कि 24,000 मिले तो अपने घर काम करने वालों को मजदूरी दें। तारीख 5 से 7 के बीच में मिल जाती है, 3 दिन के अंदर। उम्मीद कम है जी, और मैडम ने भी डेट बढ़ा के कहा है कि हो सकता है 10-15 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। दिक्कत हो रही है जी, तनख्वाह नहीं मिल रही है, कैश की वजह से तनख्वाह नहीं मिली है। सैलरी तो मालिक साहब ने किया है, पूरे दे दूंगा, है ना। अब वो गया है बैंक में पैसे लेने के लिए, हमको अब शाम को लेके आऊँगा, फिर दूंगा। आपको सैलरी कह रहे थे, अब वहाँ से बैंक से आएंगे, कितने मिलेंगे, कैसे पैसे लेके आएंगे, उस हिसाब से देंगे। दिसंबर की पहली तारीख को बैंक और एटीएम में भीड़ बढ़ी है, ये साफ है, और कई जगह से शिकायत भी मिली कि बैंक और एटीएम में नकदी की किल्लत है। टीम न्यूज़ नेशन। हम तमाम शादीशुदा लोग हम ये जानते हैं कि महीने की पहली तारीख या उसके आगे पीछे 1-2 दिन के भीतर पत्नियां सीधे तौर पर कहती है, भाई महीने का खर्च इतना है, अकाउंट में जाओ और पैसे निकाल कर हमारे हाथ में रख दो ताकि हम महीने भर तुम्हें परेशान ना करें। लेकिन अब क्या किया जाए? बैंक में जाइए तो वहां कैश नहीं है, एटीएम मशीन पहुंचिए तो वहां कैश नहीं है, पत्नी की मार अलग पड़ रही है। अब ऐसे में पत्नियों का हाल और भी बुरा है, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें घर चलाना है, घर बार की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पति और पत्नी के इस घमासान के बीच आइए आपको दिखाते हैं महिलाओं का क्या रुख है और महिलाएं क्या सरकार के इस फैसले से वाकई में खुश हैं। नोटबंदी के बाद महिलाओं के ऊपर एक और जवाबदेही नकदी निकालने की बढ़ गई है। दिल्ली में महिलाएं दिन भर बैंक एटीएम के चक्कर लगा रही हैं और शाम में घर का हिसाब किताब कर रही हैं। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से कोई भी कैश पेमेंट नहीं आ पा रही है। रोज हम चले जाते हैं 1 बजे करीब, जाके चले जाते हैं हम 1 बजे, कह देते हैं नो कैश। देखो हम तो लाइन में लग के परेशान हो चुके हैं। सुबह लगते हैं, शाम को नंबर आने वाला होता है, कहते हैं कि कैश नहीं है, कैश खत्म। इस नोटबंदी में महिलाओं की बचत के रुपए तो बैंकों में किसी तरह जमा हो गए, लेकिन अब उनके हाथ बिल्कुल खाली हो गए हैं। तो क्या नई करेंसी से उनकी बचत का कोई फायदा हुआ है या नहीं, सुनिए। अब तो पैसा बचता ही नहीं है, आपको कुछ पता होगा इतना। तो अब तो बिल्कुल भी सेविंग नहीं होती है, क्योंकि या तो आप एटीएम से निकालेंगे 2000 ही निकलते हैं। सेविंग इज जीरो, सेविंग जीरो। सेविंग्स क्या, पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं तो सेविंग्स क्या करेंगे? जाहिर है नकदी होगी तब बचत होगी। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं को उन छोटे शहरों में हो रही है जहां महीने के आखिर या शुरू में घर में काम करने वालों को नकद में पैसे दिए जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सभी को देना होता है, जितने लेबर्स होते घर में उन लोग भी देना है, घर का सामान भी जरूरत होता है तो वो भी करना होता है। कानपुर के गुप्ता परिवार में भी चिंता है कि उनके बुजुर्ग बैंक और एटीएम की लाइन में खड़े नहीं हो पा रहे। उनके पास नकदी खत्म हो चुकी है। ऐसे में ये महीना कैसे पार होगा? ये समस्या सबसे बड़ी, अगर ये मंथ भी अगर ऐसे ही निकल जाएगा तो फिर अगले मंथ तो ये बड़ी समस्या और बड़ी बन के उभरेगी ना जनवरी में। फिर वही, क्योंकि बच्चों के रिक्शे वालों को तो हमें पेमेंट करना ही करना है, वो तो एक मिडिल क्लास से भी नीचे आता है, उसको तो रेगुलर पैसा चाहिए ही चाहिए। अब हम उसको कहाँ से पेमेंट करें? कोलकाता के एक मध्य वर्ग परिवार में भी महिलाएं नकदी के बिना दिसंबर का महीना गुजारने के विकल्प की तलाश में जुटी हैं। अब ये जो नया मंथ शुरू हो रहा है और हर घर का एक फिक्स्ड खर्चा होता है जो हर मंथ के स्टार्टिंग में देना ही होता है, इसके लिए अब सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज करेंगे,
क्योंकि एटीएम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोस्टली कैश नहीं है, एटीएम से पैसा नहीं उठा पा रहे हैं। बैंक का जो है, बैंक में जा रहे हैं तो हम लोग जिस बैंक में जा रहे हैं वहाँ 5,000 से ज़्यादा वो लोग नहीं दे रहे हैं, और वो भी ऑल्टरनेट डे। हालांकि असम में एक परिवार ऐसा भी मिला जिसके घर के ज़्यादातर खर्चे डिजिटल पेमेंट के जरिए हो रहे हैं। 24,000 निकल आएगा बैंक से, तो काम वाली बाई उसको देने के बाद धोबी वगैरह ये सब तो थोड़ा थोड़ा होते हैं ना, उन लोगों को चल जाएगा। बाकी तो वो कार्ड में ही चलेगा ना, सिनेमा हॉल में कार्ड, जहाँ भी जाओ गैस में कार्ड, सब में कार्ड चलते हैं, तो प्रॉब्लम किस बात की। परेशानी है तो उपाय भी है। कुछ महिलाएं नोटबंदी के बाद नकदी की किल्लत से निपटने का उपाय तलाश चुकी हैं। ज्यादातर पेमेंट कार्ड या ऑनलाइन करने की कोशिश हो रही है। जो छोटी खरीदारी है उसके लिए बैंक और एटीएम से जरूरत भर पैसे मिल जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर को एक बार फिर दहलाने की साजिश की जा रही है, और इस बार आतंक कश्मीर में अपना फन फैलाने की कैसे कोशिश कर रहा है, यही अभी हम आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं। नगरोटा में आर्मी कैंप पर हुए हमले के नुकसान से देश अभी उबरा भी नहीं है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने एक धमकी भरा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हिजबुल का आतंकी मूसा न सिर्फ धमकी दे रहा है, बल्कि उसके अल्फाजों के अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें तो वो कश्मीरियों को भड़काने की नापाक साजिश भी रच रहा है। कश्मीरियों को एक तरह से आह्वान कर रहा है कि वो भारत के खिलाफ आवाज उठाए। नाम जाकिर मूसा, मैंने आंख के बदले आंख, मैंने अल्लाह का बदला। काम हिजबुल का कमांडर, हमारे बीच में थी, आपस में थी, लेकिन आप लोगों ने फैमिली। शक्ल पर हैवानियत और जुबान पर जहर। कुछ इस अंदाज में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने हिंदुस्तान को नापाक धमकी दी। मजहबी तकरीरें देते हुए ये आतंकी आंख के बदले आंख फोड़ देने की धमकी दे रहा है। कुरान पाक का फरमान है, आंख के बदले आंख, मैंने अल्लाह का बदला। हमारी आपस में जंग थी, लेकिन आप लोगों ने हमारी फैमिलीज पे अटैक कर दिया है। अभी तो एक छोटा सा धमाका हुआ था, तो आप लोगों ने फैमिलीज के साथ छेड़ा है। फैमिलीज तो सबकी होती है, आप लोगों की फैमिलीज आप समझते हो जम्मू में है तो वो सेफ है, लेकिन आप लोगों की फैमिलीज अगर कन्याकुमारी में भी हो तो हम लोग वहाँ पे उनको गाड़ने का दम रखते हैं। इसलिए पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहे हैं आप लोगों को। ये मूसा की धमकी का एक हिस्सा भर था। हिजबुल का ये आतंकी कमांडर यही नहीं रुका, उसने कश्मीर की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहने वाले जवानों को भी धमकी दी। मूसा ने लाशें बिछा देने का ऐलान किया। अगली बार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना, और फिर भी अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो कश्मीर की हर गली, हर कोचे में पुलिस वालों की लाशें मिलेंगी। ऐसा करने से पहले हर पुलिस वाले, चाहे वो चपरासी से लेकर आईजी तक, सबकी फैमिलीज, रिलेटिव्स को सिक्योरिटी देके रखना, क्योंकि हम फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी की फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ी इस वीडियो में मूसा सिर्फ धमकी ही नहीं देता, बल्कि वो सफेद झूठ भी बोलता है। ऐसा झूठ जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ स्थानीय कश्मीरियों को भड़काना नजर आता है। कश्मीर में हालात स्थिर करने के लिए सरकार से लेकर सुरक्षा बल तक डटे हुए हैं, लेकिन मूसा यहाँ आम कश्मीरी परिवारों को मोहरा बनाकर जज्बाती कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने हमारी फैमिलीज के साथ छेड़कर। हमारी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जंग हमारे बीच में थी, आपस में थी, लेकिन आप लोगों ने फैमिलीज को इन्वॉल्व कर दिया है इसमें। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। फैमिलीज आपकी भी है, हमारी भी है। आप लोग हमारी फैमिलीज के साथ छेड़ोगे, हम आपकी फैमिलीज को नहीं छोड़ेंगे। मूसा की ये धमकी एक खतरे की तरफ इशारा कर रही है। खतरा ये कि कश्मीर में अब न सिर्फ सुरक्षा बल बल्कि उनके परिवार भी आतंकियों के निशाने पर हैं। नगरोटा में हुए हमले में भी आतंकियों ने जवानों के परिवारों को बंधक बनाने की कोशिश की थी। ये सभी पहलू इस तरफ इशारा करते हैं कि अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के ये मोहरे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बुरहान वानी की मृत्यु के बाद से हिजबुल मुजाहिदीन की एक्टिविटी, या यूं कहें कि उसकी गतिविधि काफ़ी कम होती दिखाई दी थी, उस पर लगाम लगती दिख रही थी। यहाँ तक कि आतंकी घटनाओं ने भी हिजबुल का नाम ज़रा कम आने लगा था। लेकिन मूसा, जो कि अब बुरहान वानी की जगह कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का चेहरा बनता दिख रहा है, उसने अपने इस वीडियो के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन को एक बार फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश की है।
तो क्या बुरहान वानी की तरह उनका पोस्टर बॉय मूसा एक बार फिर हिजबुल मुजाहिदीन को अपने पैर पर खड़ा करता दिखाई देगा आतंक के इस घेरे में कश्मीर में? बुरहान जितनी उम्र, बुरहान जैसा पहनावा, बुरहान जैसा ही अंदाज और अल्फाज। अपनी मौत से पहले बुरहान वानी भी कुछ इसी तरह हिजबुल के आतंकी प्रोपोगेंडा को फैलाता था। मिलिट्री वर्दी पहने इसी तरह बुरहान वानी कश्मीर के नौजवानों को आतंक की अंधी आग में झोंक देने के लिए उकसाता था। बुरहान वानी ने जिंदा रहते हुए 60 से ज्यादा नौजवानों को हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ा था और जब बुरहान सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया तो मानो कश्मीर में कहर टूट पड़ा था। नापाक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से लेकर हिंदुस्तान की रोटी खाने वाले अलगाववादियों तक ने बुरहान नाम के इस आतंकी को शहीद करार दिया था और कश्मीर के नौजवानों को भड़काने की कोशिश की थी। कुछ राह से भटके नौजवान इन पाकिस्तान परस्तों के बहकावे में भी आए और नतीजा हुआ कश्मीर की सड़कों पर पत्थरों की बरसात। बुरहान वानी ने खासकर दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन को दोबारा सक्रिय कर दिया था। बुरहान की मौत ने हिजबुल को करारा झटका दिया था और हिजबुल की आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगी थी। लेकिन जिस तरह से अब जाकिर मूसा को खड़ा किया जा रहा है उसे देखते हुए लगता है मानो हिजबुल बुरहान का रिप्लेसमेंट तैयार कर रहा हो या बुरहान की ही तरह एक और नौजवान को आतंक का सरगना बनाना चाह रहा हो। जितनी भी गड़बड़ें वहाँ होती हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए की जाती हैं। बुरहान वानी भी इन्हीं का एक लीडर था, एरिया कमांडर या जो भी कोई उसके असाइनमेंट दे रखी थी और अब इनकी कोशिश है कि बुरहान वानी के जाने के बाद किसी और को किसी आइकॉनिक फिगर बनाया जाए। बुरहान वानी भी फेसबुक की वजह से बना हुआ था, तो ऐसा कोई और पैदा किया जाए ताकि लोग उसके इर्द गिर्द रैली हो जाएं और ये गड़बड़ चलती रहे। हिजबुल मुजाहिदीन घाटी के सबसे पुराने आतंकी संगठनों में से एक है, लेकिन जब ज़कीर रहमान लखवी और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकियों ने पाकिस्तान की सरजमी पर सिर उठाना शुरू किया तो हिजबुल की जगह लश्कर और जैश जैसे संगठनों ने ले ली। इतना ही नहीं, आईएसआई से भी हिजबुल की फंडिंग कम कर दी गई है। बहुत मुमकिन है कि पैसे और हथियारों की इस कमी से जूझते हिजबुल मुजाहिदीन ने दोबारा सिर उठाने के लिए जाकिर मूसा जैसे नौजवानों को अपना नया मोहरा बनाया हो। इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। पाकिस्तान के ये आतंकी मोहरे किस हद तक बौखलाए हुए हैं या यूं कहें कि छटपटा रहे हैं, इसका एक सबूत सांबा सेक्टर में हुए एनकाउंटर से मिलता है। सांबा के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को एनकाउंटर साइट के नजदीक एक 80 मीटर की लंबी सुरंग मिली, जिसके बाद अब ये आशंकाएं उठ रही हैं कि क्या इस सुरंग का इस्तेमाल कर आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश और साजिश रच रहे हैं। यही थी वो सुरंग जिसके जरिए सांबा के घुसपैठियों को अंदर घुसने का रास्ता मिला। सांबा के चमलियाल में हुए एनकाउंटर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए तीनों घुसपैठियों को मार गिराया था। एनकाउंटर के बाद जब साइट की पड़ताल की गई तो पता चला कि आतंकियों ने सुरंग के रास्ते घुसपैठ का आगाज किया था। रेड होल का किस्म की जो है टनल है और जनरली वन टाइम यूज होता है इस तरह की टनल का, क्योंकि खुले इलाके में खुली है। इस इलाके को जो दो से 3 दिन पहले ही, इस इंसिडेंट से पहले ही इसकी प्लॉइंग की गई है और बीएसएफ की और किसानों की लगातार इसके अंदर जो है हरकत रही थी और उसके बाद में ही इसका माउथ की ओपनिंग करके ये मिलिटेंट जो है एंटर की हैं। उस समय तक इसका कोई टेल साइन नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरंग कब खोदी गई? क्या सुरंग खोदने में किसी ने आतंकियों की मदद की? इस सुरंग की तस्वीरें देखकर तो लगता है कि सुरंग का इस्तेमाल घुसपैठ या आतंकियों के छिपने के लिए ही किया गया होगा। अगर आप गौर करें तो आपको दिखेगा कि सुरंग का मुहाना बहुत बड़ा नहीं है, यानी सुरंग आसानी से नजर नहीं आ सकती। ये किसी जानवर के बिल जैसी दिखती है, मानो खरगोश या लोमड़ी ने अपना बिल खोदा हो। लेकिन जैसे जैसे सुरंग के अंदर जाते हैं तो उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, इतना कि आसानी से इस सुरंग के अंदर कुछ इंसान आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस सुरंग के अंदर कितनी जगह बनाई गई है। अब जरा समझ लीजिए कि 80 मीटर लंबी इस सुरंग का और छोर क्या है।
सुरंग से बॉर्डर पर लगाई गई फेंसिंग साफ नजर आती है। मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक फेंसिंग के अंदर ये सुरंग तकरीबन 30 गज तक है और फेंसिंग से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच तकरीबन 35 गज तक, यानी फेंसिंग को पार करने के लिए आतंकियों ने इस सुरंग का इस्तेमाल किया। जो बंद है उससे लेकर के 65 से 70 गज की दूरी का ये इलाका जो है टनल के थ्रू खोला गया। उनका इरादा सिर्फ जो फेंस है उसको नेगोशिएट करने का था। रास्ते दो ही हैं, या तो फेंस के रास्ते उसको नेगोशिएट करके आए, जो संभव नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो है इसके अंडरनीथ फेंस जो है वो रास्ता निकाला। सुरंग के मुहाने पर मौजूद मिट्टी को देखकर लगता है कि सुरंग को हाल फिलहाल में ही खोदा गया था, लेकिन फेंसिंग से कुछ ही फासले पर बिना पकड़े गए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो क्या पिछले दिनों पाकिस्तानी फौज ने जो सीज फायर के उल्लंघन किए थे उसकी आड़ में यह सुरंग खोदी गई? सांबा के चांबलियाल में बीएसएफ ने जिन आतंकवादियों को मार गिराया है उनसे भारी मात्रा में हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं। साथ ही क्या क्या चीज़ें उनसे बरामद हुई हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि सेना की कॉम्बैट ड्रेस जो है वो इन आतंकवादियों ने पहनी हुई थी। साथ ही वेस्ट जैकेट जो है वो भी इन आतंकवादियों ने यहाँ पे पहनी हुई थी। इसके अलावा ये ग्लव्स, ये वार्मर्स, सारी चीज़ें पहनकर आतंकवादी जो हैं वो यहाँ पे आए थे। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार जो हैं ये आतंकवादी अपने साथ लेके आए थे। आप देख सकते हैं 3 AK-47 राइफल हैं, पिस्टल्स हैं, भारी मात्रा में गोला बारूद है और खाने की क्या क्या चीज़ें लाए थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब तक आतंकी पहाड़ियों, दर्रों और नालों के जरिए घुसपैठ की कोशिश करते थे, लेकिन इस सुरंग ने आतंक के एक और रास्ते का पर्दाफाश कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर एक तरफ हिजबुल मुजाहिदीन फिर से सक्रिय हो रहा है तो जैश-ए-मोहम्मद एक ऐसा नासूर है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मौलाना मसूद अजहर का यह आतंकी संगठन लगभग हर बड़ी आतंकी वारदात जिसमें खास करके सेना की छावनी या कैंप पर निशाना बनाया जा रहा है उसमें शामिल बताया जाता है। उरी में सेना के छावनी पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी जैश-ए-मोहम्मद ने ली, तो नगरोटा के आतंकी हमले के पीछे भी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों का ही हाथ बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब हिजबुल मुजाहिदीन ज्यादा जैश को बड़ा बना रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से हिजबुल मुजाहिदीन अभी खतरा तो है, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद कहीं बड़ा खतरा है। कंधार में जब हाईजैकर्स ने बेगुनाह जिंदगियों के बदले आतंकी मौलाना मसूद अजहर को रिहा कराया था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आतंकी दोबारा एक बड़े टेरर नेटवर्क को पैदा कर देगा। मौलाना मसूद अजहर ने समाज सेवा की आड़ में जैश-ए-मोहम्मद को खड़ा किया और फिर जैश के इस जहर का मुंह हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दिया। नगरोटा और उरी के हमलों के तरीकों में कई समानताएं हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि नगरोटा के पीछे भी जैश-ए-मोहम्मद का ही हाथ हो सकता है। हमले का वक्त तकरीबन 1। उरी में सेना के कैंप पर तड़के सुबह ही आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने कैंप में घुसकर सबसे पहले ग्रेनेड फेंके थे और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। ठीक उसी तरह नगरोटा में भी आतंकी सुबह के वक्त ही घुसे थे और यहाँ भी आतंकियों ने सबसे पहले ग्रेनेड से ही हमला किया था। दरअसल ग्रेनेड हमले का मकसद अफरा तफरी फैलाना था ताकि आतंकियों को कैंप के सेंटर तक पहुंचाने का मौका मिल जाए। हमले का तरीका एक जैसा। उरी और नगरोटा में हमले के लिए तड़के सुबह का वक्त 2 खास वजह से चुना गया होगा। पहला, इस वक्त अधिकतर जवान सो रहे होते हैं और ड्यूटी की अदला बदली भी होती है। ऐसे में आतंकियों को अंदर घुसने के लिए जगह मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही मौके से मिले कागजों में अफजल का जिक्र मिलने से कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उरी की ही तरह नगरोटा हमले के पीछे भी जैश का हाथ हो सकता है। सेपरेटिस्ट के इशारों पर बड़ा काम करते थे, वो सारा पैसा लेके करते थे। जब वो पैसा खत्म हो गया तो ये कार्रवाइयाँ भी खत्म हो गई। और अगर इससे जैश को या एलईटी को लगता है कि वो बड़े पैमाने पर वैली में सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है। हमले का मकसद एक साथ। उरी अटैक में आतंकियों ने हथियारों के डिपो तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ताकि कैंप में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जा सके। इसी तरह नगरोटा में भी आतंकियों ने जवानों के परिवारों को बंधक बनाने की कोशिश की थी, जो नाकाम कर दी गई। जम्मू नगरोटा का एरिया तो वैसे भी इंसर्जेंसी तो है नहीं वहां, तो सारी आर्मी बॉर्डर पर तैनात है।
ये जहां अटैक हुआ है 166 फील्ड रेजिमेंट पर, वो रेजिमेंट तो वहां है ही नहीं, और रेयर के एलिमेंट हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ लोग जो छुट्टी जाना चाहते हैं वो आगे से आते हैं, एक रात गुजार के छुट्टी चले जाते हैं, वापस आने वाले एक रात, तो ये तो ट्रांजिएंट है, ये कोई लगी बंदी यूनिट नहीं है। तो ये समझना है कि भाई एक यूनिट की प्रोटेक्शन उन्होंने पेनिट्रेट कर ली या ऐसा कुछ नहीं है। तहकीकात होगी, अगर कोई कमी है आर्मी में तो उसको ठीक करेंगे। इसी तरह पठानकोट पर हमले का तरीका और मकसद भी बहुत साफ था। पठानकोट पर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात के ठीक बाद किया गया था। मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते न सुधरे, और पठानकोट हमले में भी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, ठीक उरी और नगरोटा की ही तरह सेना को नुकसान पहुंचाना। टीम न्यूज़ नेशन। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने जो अपना वीडियो जारी किया है, उसमें कहा गया है अब आतंकियों के निशाने पर सेना और सेना के जवान ही होंगे। जाहिर सी बात है, इससे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। भारतीय फौज ने सीमा लांघकर आतंकवादियों का जो खात्मा किया था, सर्जिकल स्ट्राइक में 50 से ज्यादा आतंकवादियों को उड़ा दिया गया था, उसी का बदला लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कश्मीर में आतंकी बड़े पैमाने पर सेना और सैनिक छावनी से जुड़े लोगों पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि अगर भारतीय फौज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों का खात्मा कर सकती है तो आतंकी हिंदुस्तान में भारतीय फौज को निशाना बनाएंगे। जब जब कश्मीर से कोई शहीद यूं तिरंगे में लिपटकर अपना घर लौटता है तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और दिल गुस्से से। गुस्सा आतंक के उस जहर के खिलाफ जिससे लड़ते हुए हमारे बहादुर खुद को कुर्बान कर देते हैं। अगर इसी साल यानी 2016 में हुई आतंकी वारदातों पर गौर किया जाए तो समझ में आता है कि इस साल आतंकियों ने सिर्फ और सिर्फ सेना और उसके ठिकानों को ही निशाना बनाया है। साल 2016 में अब तक घाटी में 89 जवान शहीद हो चुके हैं। बात सर्जिकल स्ट्राइक की करें तो उसके बाद से 26 जवान अपना बलिदान दे चुके हैं। पिछले पूरे साल में घाटी में सुरक्षा बलों ने अपने सिर्फ 20 जवान खोए थे। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि साल 2016 में आतंकियों और पाकिस्तानी फौज ने सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाया है। दरअसल इसके पीछे एक सोची समझी साजिश भी है। साजिश कश्मीरियों के बीच अपनी छवि बदलने की। अब तक आतंकी बम धमाकों जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिसमें आम लोगों की मौत होती थी और उनका नुकसान भी होता था। लेकिन अब आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनकी दुश्मनी आम कश्मीरी से नहीं है। वो साफ तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाने का एक नापाक तरीका अपना रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे पाकिस्तान की हर कोशिश है, खास करके जितने भी दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में, कि हिंदुस्तान में किसी ना किसी तरीके से खौफ पैदा किया जाए, खास करके उन लोगों को जो वैली में रहते हैं। दरअसल बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी को सुलगा दिया गया था। तकरीबन 4 महीनों तक घाटी में हालात स्थिर नहीं थे। इस तनाव में घी डाला आतंकी और अलगाववादी तत्वों ने, और इसका खमियाजा भुगता कश्मीरियत ने। कश्मीर के बाजारों से लेकर स्कूल तक सब ठप पड़े रहे। इसी वजह से आतंक और अलगाववाद से आम कश्मीरी का मुंह भंग हो गया। इसी डैमेज कंट्रोल के लिए अब आतंकी सार्वजनिक जगहों के बजाय सेना के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। कोशिश तो इनकी हमेशा जारी है, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम होगी। वैली के लोग उनके साथ नहीं जुड़े हुए, उनकी गलत फहमी है कि उनके साथ जुड़े हुए थे। वो जुड़े हुए थे तो केवल पैसे के साथ जुड़े हुए थे। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसका बदला लेने के लिए ये पाकिस्तान की तरफ से इस माफी की कार्रवाई हो रही है। हर आंकड़ा, हर सबूत यही तस्दीक करता है कि देश की सेना ने आतंक को कमर तोड़ चोट पहुंचाई है, और इस करारे वार का बदला लेने के मकसद से ही सुरक्षा बलों पर यूं हमले तेज किए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में अस्थिरता बढ़ाने की इस नापाक हरकतों के पीछे क्या पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा का हाथ हो सकता है? सेना अध्यक्ष बनने से पहले बाजवा पाकिस्तान की 10वीं कोर के कमान संभाल चुके हैं। 10वीं कोर दरअसल उसका एक ही मकसद है कि कैसे कश्मीर में लगातार ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जाए जिससे हिंदुस्तान परेशान रहे। तो क्या बाजवा का सेना अध्यक्ष बनाया जाना कश्मीर को हमेशा इस पृष्ठभूमि में लाकर रखेगा कि वहां पर आतंकी गतिविधियां बढ़ती रहेंगी और हिंदुस्तान अस्थिर रहेगा? जनरल कमर जावेद बाजवा
पाकिस्तानी सेना के इस नए बॉस ने कुर्सी संभालते ही नए किस्म के आतंक को जन्म दे दिया और इसी का नतीजा था नगरोटा का हमला। जनरल बाजवा को पाकिस्तान में कश्मीर का एक्सपर्ट कहा जाता है, यानी वो शख्स जो कश्मीर के चप्पे चप्पे की सामरिक अहमियत से वाकिफ है, और इसी बिना पर जनरल बाजवा को आर्मी चीफ की कुर्सी भी मिली है। जनरल राहिल शरीफ के कार्यकाल में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तानी फौज को मुंह छिपाने पर मजबूर कर दिया था, और बहुत मुमकिन है कि फौज की कमजोरी को छिपाने के लिए बाजवा इस किस्म की आतंकी वारदातों की साजिश रच रहे हों। जनरल बाजवा के लिए फौज का नाम बचाने के साथ ही अपना नाम कमाना भी एक मजबूरी है। पाकिस्तान में जिस तरह से राहिल शरीफ ने खुद को सियासत के ऊपर साबित किया था, उसने पाकिस्तानी फौज में एक नई परंपरा को जन्म दे दिया, और अब आम आवाम की नजर में खुद को राहिल शरीफ जैसा या उससे ज्यादा कुव्वत वाला साबित करने के लिए बाजवा आतंक को बढ़ावा दे सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हम सबों को यह उम्मीद थी और उम्मीद है कि हार्ट ऑफ एशिया समिट के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कम से कम कुछ बातचीत तो होगी जिससे तनाव कम हो, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इससे इसके आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं।